नमस्कार। चलिए आज हम हिंदी में 8वीं कक्षा में एक व्याकरण का प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो प्रकरण है वह है वचन। तो वचन ये नाम तो आपने सुना ही है, सुना है ना? हाँ, अभी भी मैंने बताया कि वचन तो हिंदी में केवल दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में अलग वस्तु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गुजराती में दो ही है, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में हमें याद रखना है दो ही वचन है, संस्कृत में तीन है। तो एक वचन यानी एक की बात हो रही है, साथ बहुवचन यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से अधिक है तो बहुवचन। तो हिंदी में केवल दो ही वचन है। तो वचन के बारे में हमें लिखना है। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, सबसे पहले ये लिखना है चैप्टर नंबर 1 वचन परिवर्तन। ये हमारे व्याकरण का पहला चैप्टर या प्रकरण है। तो ये हो गया। अब लिखिए वचन। तो वचन की पहले हमें व्याख्या देखनी है, वचन क्या है। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं बता रहा हूं कि वचन तो उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले लिखिए उसमें कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ तो आपको मालूम है, संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम भी पता है, संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ होता है नाम के बदले जिस शब्द का उपयोग होता है वह। जैसे मैं, तुम, वह, आप, ये सारे सर्वनाम। संज्ञा यानी कोई भी नाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का, जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उससे वचन के क्या का बोध होता है। अल्पविराम करके बात में लिखना है कि उसे वचन कहते हैं। तो संख्या या सर्वनाम उसके जिस रूप से हमें उसकी संख्या का बोध होता है, एक है या एक से अधिक है, तब हमें पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन। जैसे लिखिए उसमें बोध होता है पूर्णविराम, इसके बाद जैसे करके लिखिए लड़का, लड़की। जैसे लड़का, तो ये इसे पढ़कर पता हो जाता है कि एक ही है, और लड़के ये पढ़कर पता चल जाता है एक से अधिक है। तो ये उदाहरण हो गया इसका कि वचन उस पर से पता चलता है एक है या एक से अधिक, तो इसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो ही वचन। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, वचन के प्रकार। तो पहला पॉइंट हमने देखा, अब दूसरा पॉइंट लिखिए वचन के प्रकार, भेद। हिंदी में उसे भेद भी बोलते हैं, वचन के भेद। तो उसमें लिखिए वचन के भेद, उसमें लिखिए कि वचन के प्रकार, उसमें लिखिए कि हिंदी भाषा में, भाषा में दो वचन है। हिंदी भाषा में दो वचन है, अल्पविराम, एक वचन और बहुवचन, वचन और बहुवचन, पूर्णविराम। तो ये हो गए दो भेद, वचन के दो प्रकार। अब एक वचन के बारे में लिखिए, एक वचन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, एक वचन। तो लिखिए एक वचन, उस पे लिखिए कि एक वचन से, उस पे लिखना है एक वचन से एक का बोध होता है, एक वचन से एक का बोध होता है। जैसे लड़की, कुत्ता, आदि।
तो एक पर से पता चलता है हमें कि भाई लड़की कहाँ है, इसका मतलब है एक ही लड़की की बात हो, एक से अधिक नहीं। तोता यानी एक ही तोता है, एक से अधिक नहीं। तो एक वचन में एक का बोध होता है। दूसरा लिखिए बहुवचन। बहुवचन तो इस पर से हमें पता चलता है, बहुवचन से लिखिए बहुवचन, उसमें लिखिए बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है। बहुवचन से एक से अधिक यानी दो ही नहीं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी एक से अधिक होने चाहिए, दो है या जितने भी। तो ये बहुवचन में तो क्या लिखा आपने, बहुवचन। बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है, पूर्ण विराम। जैसे लड़कियां, तोते आदि। तो इस पर से पता चल जाता है कि भाई एक से अधिक है, लड़की एक थी, अब लड़कियां का। इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक की बात हो रही। तोते तो एक से अधिक तब बोला जाता है, तोते एक है तो तोता। क्लियर? तो समझ में आ गया। लेकिन यहां आपने देखा होगा वचन परिवर्तन, हम वचन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है वचन परिवर्तन का। तो यहाँ एक वचन था, उसका बहुवचन कर दिया। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ बहुवचन करते समय लड़का था तो लड़के किया, यहां ऐसा नहीं हुआ है लड़की, तो यहां लड़कियां हुआ। यहां तोता था तो तोते, तो उसी तरह हुआ है जैसे यहां हुआ है वैसे ही यहां हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि उसके अलग अलग नियम, वचन परिवर्तन करने के नियम, उस नियम के अंतर्गत वचन परिवर्तन होते हैं, सबका एक जैसा नहीं। तो हमें ये नियम देखना है कि कैसे होता है वचन परिवर्तन, कैसे होता है, उनके नियम कौन कौन से। तो आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए, उसमें एक अभ्यास भाषा सज्जता नाम का एक चैप्टर दिया गया है, पेज नंबर 3 पर। वहां देखिए तो वहां लिखा है वचन परिवर्तन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। और वहां और लिखा है, नीचे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। तो वहां लिखा है ताला तो ताले, लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे, कमरा तो कमरे, छाता तो छाते, तोता तो तोते और रुपया तो रुपये। तो ये जो उदाहरण, ये उदाहरण देखकर हमें कॉमन बात इसमें से ढूंढनी है, उसमें से नियम बनाना। तो आपने देखा होगा कि हर एक शब्द में जो एक वचन में, उसमें अंत में आ का उच्चारण होता है, ताला, लड़का, तोता। तो अंत में आ सुनाई देता है, अंत में आ आता है, सुनाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द जो है वह आकारांत, ये जो शब्द है ताला तो ताला, ये शब्द कैसे बना देखिए। तो ये शब्द बना है तो आ ल आ, तो ऐसे बना है ये शब्द ताला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंत में आ आता है, ताला शब्द के अंत में आ आता है, आ सुनाई देता है ताला। अब सीख चुके हैं भाषा के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में। एक बार और सीखेंगे अब ध्वनि, ध्वनियों का वर्गीकरण
जैसे स्वर और व्यंजन उसे अलग अलग करना, कोई शब्द है तो उसमें से ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होता है। भाषा के बारे में आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजन जो है, स्वर का तो हमें पता है कि जिसके उच्चारण में किसी की भी सहायता लेनी न पड़े उसे बोलते हैं स्वर। और व्यंजन, उसकी व्याख्या यह है कि उनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, उसे व्यंजन बोलते हैं। तो कोई भी शब्द आप बोले उसमें कोई न कोई स्वर तो रहेगा, कोई न कोई स्वर समाया हुआ। तो ताला शब्द हमने कहा, तो ताला उसमें ये दो स्वर समाया हुआ। लेकिन हमें तो ये देखना है कि अंत में आ का उच्चारण होता है या नहीं होता है। तो यहां अंत में आ का उच्चारण हो, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं, देखिए लड़का है, घोड़ा है या बेटा है, कमरा है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में हमें आ सुनाई देता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये सारे शब्द जो है आकारांत, ऐसे शब्दों को आकारांत शब्द कहते हैं, क्योंकि आ अंत में आता है। तो ये शब्द यहां जितने भी किए गए हैं वे सारे शब्द आकारांत, आप अंत वाले। तो अब नियम बन गया, देख। तो आकारांत जो शब्द थे उनका बहुवचन करते समय आ का हमने ए कर दिया। देखिए बहुवचन हुआ तब ए सुनाई देता, आ नहीं लेता। जैसे ताला शब्द जो था उसका बहुवचन हमने किया तो ताले हो गया, तो यहां ए सुनाई देता, ताले। तो यहां ए सुनाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि आका हमने ए कर दिया। आकारांत है जो शब्द था उसमें आ वाले जो थे अंत में ए कर दिया, आका ए कर दिया, ऐसे किया। अंत में ए सुनाई देना चाहिए, अंत में ए होना चाहिए, ए का उच्चारण। तो नियम लिखिए, नियम नंबर 1। इस पर से हम नियम देखते हैं कि ये हमारा नियम पहला है। पहला नियम 1। तो पहला नियम जो है वह पहले लिखिए, वह नियम लिखा है आकारांत में जिसे लिखवा था वैसे लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण पहले है, बाद में नियम है, इसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे लिखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ, सिंगल को लिखना है आ, को ए, सिंगल को लिखना है ए, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, पूर्ण विराम। इसके बाद ये लिख लीजिए तो याद रहेगा आपको, आ उसका ए, सिंपल, इतना याद रखना है। लेकिन एक और बात हमने यहां देखी, नियम आपने नोट की होगी, एक और बात फिर से बता रहा हूं नियम कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। तो ये याद रखना है, पुल्लिंग होने चाहिए। लिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी में दो ही लिंग है, आपको पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन गुजराती में और संस्कृत में एक अलग व्यवस्था है।
गुजराती में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग। तो यहाँ 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द होने चाहिए। बहुवचन करते समय ये नियम आपका एक तो कर रहा है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। तो ये सारे शब्द देखिए, ताला शब्द है, पुल्लिंग है। तो सारे शब्द पुल्लिंग है, लड़का है, घोड़ा है, बेटा है, कमरा है, छाता है, तोता है और रुपया है, ये सारे शब्द पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्दों में ये नियम लागू होता है। आकारांत होने चाहिए, पुल्लिंग होने चाहिए, तो हम आकार ये कर सकते हैं। क्लियर? तो अब उदाहरण लिख लीजिए, इसके नीचे ये नियम लिख लिया, इसके नीचे उदाहरण लिख लीजिए ये सारे कि भाई ताला, तो उसके सामने ताले, ये जो सारे दिए हैं ये आपको नीचे लिख लेना है। इससे ताला, तो ताला, इस प्रकार सारे नियम उदाहरण लिख लेने हैं। इसके सामने इसके बहुवचन। तो देखिए सभी के अंत में हमें ए सुनाई देती, ए का उच्चारण होता है, छाते, तोते, ए, तो ए सुनाई देता। तो आज जब सुनाई देता था आकारांत थे, अब एकारांत हो गए। कह सकते ना आकारांत का एकारांत हो गया। बस इतना ही याद रखना है, पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आकारांत का एकारांत होता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द होने चाहिए। क्लियर? तो ये पहला नियम हो गया हमारा। तो ये सारे उदाहरण नियम के बाद लिखेंगे। पहले आपने नियम लिखा, इसके बाद ये उदाहरण लिखे। अब देखिए दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये लिख लीजिए, नियम दूसरा। उसमें पहले लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए, बाद में हम लिखेंगे उदाहरण। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, याद रखिए स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। शब्दों के अंत में ए पर अर्धचंद्र विकती है, जोड़ दिया जाता है, ये जोड़ दिया जाता है पूर्ण विराम। अब उदाहरण लिखिए जैसे, तो अब उदाहरण नीचे दिए गए हैं, देखिए। तो पहले लिखा है लता, तो ये लता,
तो इसका बहुवचन हुआ लताएं, जैसे अर्धचंद्र बिंदी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ अंत वाले तो सारे शब्द है लता, ता बोलने से अंत में आया हुआ। बहुवचन करते समय ये, लेकिन उस पर अर्धचंद्र बिंदी ऐसी आनी चाहिए बहुवचन करते समय, क्योंकि ये स्त्रीलिंग, याद रखना है ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए। आकारांत तो है लेकिन स्त्रीलिंग होने चाहिए, तब बहुवचन करते समय अर्धचंद्र बिंदी वाला ए लगाना। देखिए वहां उदाहरण लिखे हैं, ये लिखना है आपको। कन्या, तो कन्याएं, बाला तो बालाएं, और महिला तो महिलाएं। तो ये बहुवचन हो गए, लेकिन ये भी आकारांत थे, लेकिन स्त्रीलिंग थे। ये बात याद रखनी है। तो जो हमने नियम लिखा है उसमें ये बात रखनी है कि आकारांत तो थी, लेकिन उसका हमें कर देना है ऐसे। बस इतना सिंपल याद रखना है कि आकारांत है, स्त्रीलिंग। देखिए और दिए गए हैं यहां उदाहरण। कि सेवा, तो सेवाएं, बालिका तो बालिकाएं, भाषा तो भाषाएं, पाठशाला तो पाठशालाएं। तो ये दूसरा नियम। वैसे तो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में ये तीसरा नियम। तो ये आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द उनके बहुवचन बनाने के लिए अंत में एक कर दिया है। ये हमारा तीसरा नियम पाठ्य पुस्तक में दिया है, लेकिन आकारांत वाले जो थे इसलिए इसे साथ में पहले आकारांत वाले पुल्लिंग लिखते, अब दूसरे जो हमने देखे हैं आकारांत स्त्रीलिंग। क्लियर? अब आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए जो दूसरा नियम दिया गया। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए भी अंत में ये जोड़ दिया जाता है। यहाँ परिवर्तन है नियम में। अभी तक तो आकारांत वाले की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये नियम तीसरा जो है वह कहता है अ वाला होना चाहिए और अंत इसका होता है ऐसे। तो ये पहले नियम लिखिए, ये नियम लिखिए कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ए यानी अर्धचंद्र बिंदी वाला। तो उसके उदाहरण देखिए कि वहां लिखे हैं कि भाई रात तो रातें। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं हम।
तो रात, तो उसका हो गया है राते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अर्धचंद्र बिंदी वाला जो लगाया गया है ए, तो इसका यहां पर सिर्फ बिंदी लगे। बहुवचन करते समय ये बिंदी लगाना आवश्यक है। तो रातें, फिर बहन तो बहने, किताब तो किताबें, बहन किताब। तो यहां ऊपर बिंदी करते जाना है, बहने इस किताबें, इसे बिंदी लगानी है। बहन किताबें, भैंस तो भैंसे, दीवार तो दीवार। दीवार तो दीवारें, और दूसरे दिए गए हैं कि आंख तो आंखें, सड़क तो सड़कें, और बात तो बात। लेकिन कॉमन बात यह है इसमें कि सभी अकारांत, देखिए ये सारे अकारांत। और दूसरी बात, ये स्त्री। तो पहले हमने आकारांत वाले देखे थे, स्त्री भी थे, तो वहां पर अर्धचंद्र बिंदी वाला ये लगा। यहां सिर्फ बहुवचन करते समय बिंदी ही लगानी, लेकिन एक का उच्चारण होना चाहिए, बहुवचन में ये सुनाई देना चाहिए। तो ये तीसरा नियम रखा है मैंने। वास्तव में ये पाठ्य पुस्तक में दूसरा है, लेकिन आ वाले पहले दोनों में समझ लेते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? तो ये तीन नियम हो गए इस प्रकार। तो देखिए एक और बात आपको बता दूं कि यहां जो लिंग है उनका भी हमें पता होना चाहिए कि ये सारी जो है ये स्त्री, बात स्त्री शब्द है। हाँ, स्त्री शब्द, बहन तो है ये हमें पता है, लेकिन रात स्त्री है, भैंस स्त्री, सड़क स्त्री है, ये सारे शब्द स्त्री होने चाहिए। उनका बहुवचन करते समय ये करना है, अ वाले है अकारांत, इसे बोलते अकार, क्योंकि अंत में अ सुनाई देता, उसका बहुवचन करते समय एक बिंदी लगानी है और ए कर देना, अकार ए होता। तो ये क्लियर हो गया नियम तीसरा हमारा। अब देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 4 पर ये नियम दिए गए हैं। अगला नियम, नियम चौथा है हमारा। तो ये नियम पहले लिख लीजिए। नियम चौथा कि इकारांत, देखिए ये नियम चौथा जो है हमारा, इसमें कहा गया है ई वाले, लेकिन रस्वई छोटा ई जिसे बोलते हैं रस्वई, दीर्घई नहीं। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से ये बहुवचन बनाया जाता है। तो ई जो है अंत में ई रस्व ई होना चाहिए, उसका
का बहुवचन करते समय या लगा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वाला है उसका हमें अंत में या कर देना है। लिख लीजिए नियम, इकारांत स्त्रीलिंग होने चाहिए सारे शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, या यहां पर अर्धचंद्र वृत्ति है इसलिए उसका उच्चारण या नहीं होता, या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। इसके बाद ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ई रस्वई है उसका या कर देना है। उदाहरण लिखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। तो जो उदाहरण है उसमें सबसे पहला जो उदाहरण है ये देखिए, तिथि। तो ये ती और थी इसकी वर्तन भी हमें याद रखनी चाहिए। इससे फायदा ये भी होता है कि इसकी वर्तन का भी हमें पता चलेगा। तिथि, इसका बहुवचन करते समय आपको तो याद लगाना है, तो सिर्फ यही करना है। तो ये तिथि शब्द है, उसमें ई जो है इसके बाद या लगा, ई तो रखना ही, ई को निकाल नहीं देना, तिथिया नहीं करना, तिथिया करना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ई रखना है और या जोड़ना। ई वाले है उसमें ये प्लस करना, ये जोड़ देना। तो या जोड़ देना है, बस दूसरा कुछ करना ही नहीं, बहुत इजी। कि या लगा हो गया स्त्रीलिंग, उसका बहुवचन हो जाता है। तो बाकी सब लिख लीजिए, विधि तो विधिया, लिपि तो लिपिया, जाति तो जातिया, पंक्ति तो पंक्तिया और नीति तो नीतिया। तो सब में ये बात कॉमन है कि सब में यहाँ लगा दिया है, बस बहुवचन हो गया। तो इन सारे शब्दों की जो वर्तनी है ये महत्वपूर्ण भी है कि भाई तिथि कैसे लिखा जाता है, ये विधि, बहुत सारी लड़कियों के नाम होते हैं विधि, लेकिन उनको खुद को बतानी है विधि कैसे लिखना है, तो विधि ऐसे लिखा जाता है। लिपि, भाषा की लिपि होती है, तो लिपि भी ऐसे लिखा जाता है। जाति, जाति ऐसे लिखा जाता है। पंक्ति है और नीति, ये तो खास याद रखने लायक है। नीति, नीति न, तो नीति न ऐसे लिखा जाता है, भाई याद रखना है। जिसका भी नाम है उससे बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि भाई मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे होना चाहिए। अब गलत लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम गलत लिखते हैं, जैसे आशीर्वाद, ये गलत लिखते हैं। जिंदगी, ये हमेशा हम गलत लिखते हैं। और एक शब्द है दीपक, ये भी हमेशा हम गलत पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ये तीन शब्दों में हमारी गलतियां होती हैं। ये जो तीन शब्द हैं ये महत्वपूर्ण है, याद रखने चाहिए। आशीर्वाद, तो वा पर ये रेफ आना चाहिए, आशीर्वाद। शी पर नहीं रखना चाहिए, यहां रखेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ आशीर्वाद। आशीर्वाद हमें नहीं करना, हमें आशीर्वाद की बात करनी। तो ये रेफ यहां होना चाहिए, वा, राइट। आशीर्वाद। जिंदगी, तो जिंदगी यहां दिखनी, तो जिंदगी में ये जो ई है रसोई होना चाहिए। ये याद रखने के लिए एक सूत्र भी है कि भाई जिंदगी है तो छोटा वाला ई है ना यहाँ, तो ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी छोटी होती है, दीर्घ नहीं होती। जिंदगी ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिंदगी ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती। इस सूत्र याद रखने से भी गुजराती हिंदी में
गुजराती में भी ऐसे ही लिखा जाता है जिंदगी, लेकिन हमने ज्यादातर ऐसे ही देखा है गलत। क्या देखा है? ऐसे लिखा हुआ देखा है गुजराती में भी, जो गलत। और तीसरी बात, दीपक, दीप या दीपक गुजराती में भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन हमने ज्यादातर बड़ी बड़ी दुकानों पर, बोर्ड पर, कोई नोटबुक पर ऐसे लिखा हुआ पाया है, देखा। ये गलत। चलिए, हम तो बात कर रहे थे वचन, कहीं दूर निकल गए, यहाँ वापिस आ जाए। तो यहाँ हमने जो देखा था कि इनकी जो वर्तनी है हमें याद रखनी चाहिए। तो इस प्रकार याद नहीं रह जाएगी कि अंत में ही है रसोई आना चाहिए ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, उनका बहुवचन करते समय अंत में क्या लगा देना है। बस हो गया नियम 4। क्लियर? अब अगला नियम देखिए, 5वां नियम है वह, पहले नियम लिख लीजिए। 5वां नियम कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, तो याद रखना है ये इकारांत है और स्त्रीलिंग है, उसका बहुवचन करने के लिए एक और बात बता दूं कि यहाँ इकारांत जो है वह दीर्घई की बात हो रही है। तो इकारांत ऐसे लिखना, नियम जो है 5वां, ये जो 5वां नियम है उसमें ये जो लिखेंगे आप इकारांत ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये ई जो है दीर्घई, रस्वई नहीं है। तो इकारांत स्त्रीलिंग की बात है, अभी भी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में दीर्घई को, दीर्घई शब्द के अंत में दीर्घई, यानी ऐसे लिखना है, दीर्घई को रस्वई, दीर्घई को रस्वई करके या जोड़ दिया जाता है, प्लस या लगा देना, या जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सूत्र हो गया यहाँ का, ये जो है इसका ऐसे करना है और प्लस या लगा देना है। इतनी बात याद रखनी, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो दीर्घई को रस्वई करना है और इसके बाद अंत में या जोड़ देना। पहले हमने देखा था सिर्फ या जोड़ देना, या सिर्फ जोड़ना था, क्योंकि ये रस्वई की बात है। यहां दीर्घई है तो पहले तो रस्वई बनाओ, इसके बाद या जोड़ो। देखिए उसके उदाहरण है कि भाई सखी तो सखिया, उदाहरण समझ लीजिए, ये लिखा है सखी, इसका मतलब ये हुआ कि यहां दीर्घई है, तो उसका बहुवचन करते समय पहले ये दीर्घई है उसका रस्वई कर देना है, बस हो गया। प्लस या लगा देना। तो ये दीर्घई जो है ये ध्यान में रखना है, दीर्घई वाले होने चाहिए, स्त्रीलिंग होने चाहिए। उसका बहुवचन करते समय दीर्घई का पहले रस्वई कर देना, इसके बाद या लगा देना। क्लियर? तो ऐसे उदाहरण है, देखिए यहां लिखे हुए हैं कि भाई खिड़की तो खिड़कियां, लेकिन ये बात नहीं भूलनी है, दीर्घई का रस्वई करते जाना है बहुवचन करते समय, ये खास याद रखना। हमारी बहुत सारी बर्तन उसकी गलती यहां होती है, क्योंकि वचन परिवर्तन के नियम हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम गलती कर देते हैं।
बोलते गुजराती में जोड़नी भूल, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये नहीं होनी चाहिए। उसे हिंदी में वर्तनी बोलते, वर्तनी की अशुद्धियां। तो ये अशुद्धियां ज्यादातर ऐसे ही होती है क्योंकि हमें वचन परिवर्तन के नियम मालूम नहीं। तो ये नियम तो खास याद रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में दीर्घ इकारांत वाले, उनका बहुवचन करते समय दीर्घ इका पहले रस्वई कर देना है और इसके बाद या जोड़ देना। क्लियर? तो लिखिए, खिड़की तो खिड़कियां, मछली तो मछलियां, चींटी तो चींटियां, चींटी तो छोटी छोटी होती है वो चींटी, एक है तो चींटी, एक से ज्यादा है तो चींटियां, डाली तो डालियां और कली तो कलियां। हो गया? तो ये उदाहरण लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा नियम 5 समाप्त हो गया। समझ में आ रहा कि बहुवचन करते समय ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो दीर्घ जिसमें इकारांत, उनका बहुवचन करते समय दीर्घ का पहले रस्वई करना है, रस्वई करने के बाद या जोड़ देना। क्लियर? चलिए, तो एक शब्द यहां आया था कि डाली, डाली उसे क्या बोलते हैं आप? डाली, डाल, वृक्ष की टहनी, ब्रांच ऑफ ट्री। तो ये ब्रांच इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं, डाली। तो ब्रांच मैनेजर, इसका मतलब ये नहीं कि डाली पर बैठकर व्यवस्थापन करने वाला, डालियों का व्यवस्थापन करने वाला, ऐसा तो अर्थ नहीं होता। चलिए, हो गया क्लियर? तो आज यहां तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नियम नंबर 6 वचन, ये वही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, इसका ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 में देखेंगे कि वचन परिवर्तन, उसके नियम, नियम नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ये आपको फेयरबुक में लिखना है, आपने बनाई है फेयरबुक, उसमें एक विभाग करना है, व्याकरण विभाग। तो व्याकरण विभाग का ये पहला हमारा प्रकरण या चैप्टर, वचन परिवर्तन, उसका नाम। आपको फेयरबुक में 2 पार्ट करने हैं। पहले पिन पेज से पहले वाले भाग में आपके पाठ और काव्यों के प्रश्नोत्तर लिखने, जो अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए। कोई भी लेसन कंप्लीट होता है तो उसके नीचे जो दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपको फेयरबुक में लिखने। ठीक? ये आपका होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे नहीं रखना है, नोटबुक में ही करना है। इसके बाद दूसरा विभाग जो पिन पेज के बाद वाला जो है, उसमें 2 पार्ट करने हैं। एक विभाग जो है व्याकरण विभाग, दूसरा जो विभाग है वह लेखन विभाग। तो इधर व्याकरण करना है, उधर लेखन करना है। 2 पार्ट उसमें भी रहेंगे पिन पेज के बाद। तो व्याकरण विभाग पे हमारा ये पहला चैप्टर। क्लियर? तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नियम नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, हमने इसके पहले एक लेक्चर में देखा था वचन, ये वचन परिवर्तन, ये हमारा चैप्टर है, प्रकरण है 8वीं कक्षा में व्याकरण का पहला प्रकरण। तो वचन परिवर्तन के बारे में हम नियम सीखे थे, 5 नियम हमने देखे थे। तो फिर से याद कर ले कि पहले वचन किसे कहते हैं। तो ये व्याख्या मैंने लिखवाई थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा यानी नाम और सर्वनाम यानी नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है वह, उनके जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी एक है या एक से अधिक है, ये
पता चले उससे हम वचन कहते हैं। एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो उससे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में दो ही वचन, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपने देखा होगा कि एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन, लेकिन हिंदी गुजराती में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं। हिंदी और गुजराती में केवल दो ही वचन है, एक वचन बहुवचन। क्लियर? तो हमने देखा था आकारांत। आकारांत का अर्थ होता है आ अंत वाले शब्द। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द, उसका बहुवचन करते समय आ का हमें ए कर देना था, यानी लड़का है तो लड़के, बेटा तो बेटे। तो ये नियम हम सीख चुके हैं, वैसे स्त्रीलिंग वाले भी सीख चुके हैं। तो आकार स्त्रीलिंग वाले, मानिए कि बाला है तो बालाए, माला है तो मालाए, तो ये आकार स्त्रीलिंग वाले भी हम सीख चुके थे। फिर अकार स्त्रीलिंग देखा था हमने। तो इस प्रकार जो नियम 5 हम सीख चुके हैं, इसके बाद वाला अब नियम 6 से हमें शुरू करना है। नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 में देखिए, तो सबसे पहला नियम हम आकारांत वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखा था, फिर स्त्रीलिंग आकारांत वाले देखे थे, और अब नियम नंबर 6 हमें देखना है। लास्ट में हमने देखा था इकारा दीर्घई वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में दीर्घई जो था उसका रस्वई करके या लगा देना था। जैसे सखी तो सखिया, ये हमने पढ़ा था। अब अगला नियम देखिए कि पहले नियम लिख लीजिए, नियम नंबर 6। हमारा जो नियम है, हम पढ़ रहे नियम, तो नियम 6। तो ये जो नियम है, नियम नंबर 6, तो ये पहले लिख लीजिए कि इया अंत वाले, इया देखिए अंत में इया ऐसा उच्चारण होना चाहिए, इया रसोई, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द है उनका हमें बहुवचन करना है। तो बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या सिंगल बॉय लिखना है, या को या कर दिया जाता है, या को या कर दिया जाता है। तो या लिखा है तो अर्धचंद्र विभक्ति वाला या कर देना है, बस उतना ही करना है कि भाई या अंत वाले हैं, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है उसे बहुवचन करना है तो या का या कर देना, सिर्फ इतना ही करना है कि या वाले हैं तो या जो है, या अंत में या लिखा तो या का हमें क्या कर देना है, या कर देना, ऐसे बस इतना ही परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। ये जो अंत में या है उसमें अर्धचंद्र बिंदी लगाने से बहुवचन होता है। लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए और बहुत ही छोटा परिवर्तन करना। ये परिवर्तन नजर में ना आए तो पता ही नहीं चलता कि एक वचन है या बहुवचन। बहुत ही सूक्ष्म बात है इसमें। देखिए तो यहां उदाहरण दिया गया है कि वे पुड़िया, ये जो उदाहरण है पुड़िया, तो एक है तो पुड़िया बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक है तो पुड़िया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ जो ई था रसोई है तो यहाँ भी रसोई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन केवल इतना है, यहाँ या है और यहाँ या है, यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदी लगाई है। ये बिंदी लगाई हुई है अर्धचंद्र बिंदी,
इससे पता चलता है कि ये बहुवचन नहीं तो एक वचन। तो ये उदाहरण लिख लीजिए जो दिया गया है कि चूहिया, सभी में रस्व होना चाहिए, याद रखें। तो चूहिया जो है उसका बहुवचन चूहिया, इसके बाद गुड़िया, बहुवचन होगा गुड़िया। इसके बाद लिखा है चिड़िया, ये खास याद रखना है, चिड़िया वाला, चिड़िया एक चिड़िया, लेकिन अनेक है तो बोलना है चिड़िया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो चिड़िया बहुवचन। इसी प्रकार डिबिया तो डिबिया और गुड़िया तो गुड़िया। ये उच्चारण भेद, उच्चारण से ही पता चलता है, बोलने से भी पता चलता है कि ये बहुवचन एक वचन। आप एक चिड़िया की बात कर रहे हैं तो सिंपल बोलना है चिड़िया, चिड़ा चिड़िया। लेकिन बहुवचन आप बोलते हैं, एक से अधिक चिड़िया की बात कर रहे हैं, तब बोलना चाहिए चिड़िया। उच्चारण पे तो ये या और द चंद्र बिंदी वाला वन लगाना, इनसे बहुवचन होगा। चलिए क्लियर, इतने उदाहरण लिख लीजिए। इसके बाद वाले जो नियम है ये देखिए, नंबर 7 होगा ना। तो नंबर 7 में देखिए कि वहां लिखा है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से भी बहुवचन होता। सॉरी, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत वाले तो हमने देख लिया। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में ए जोड़ने से बहुवचन होता है। तो ये नियम 7 है हमारा। यानी अंत में उका उच्चारण हो ऐसे शब्द उसे बोलते उकारण। तो ये उकारण जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, उनके अंत में ये जोड़ देना है। अंत में हमें ये लगा देना है, बस ये बहुवचन हो गया। जो उकारण शब्द है वही का वही रखना है और अंत में ये जोड़ देना है, तो ये बहुवचन हो जाता। देखिए एग्जाम्पल, ये सब उदाहरण आपको लिखने ही है। वस्तु, तो ये वस्तु शब्द जो लिखा है तो इसके अंत में उ है, ह्रस्व उ है, छोटा वाला उ। और बहुवचन करते समय उसमें केवल ए जोड़ देना है, वस्तुएं। तो वस्तुएं ये बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन, सिंपल इतना ही करना है। और तो चंद्र बिंदी वाला ये जोड़ देना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये उदाहरण लिख लीजिए, उसमें लिखा है जो उदाहरण है वस्तु है, धेनु है और ऋतु है। 3 उदाहरण दिए हैं, तो ये तीनों उदाहरण लिख लीजिए। बहुवचन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, तब ऐसा करना। क्लियर? देखिए चलिए अब उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बात, यहां ह्रस्व वाले की बात थी ना। अब दीर्घ वाले की बात देखिए, नियम 8 के अंतर्गत कि भाई दीर्घ होता है तब, तो नियम 8, तो ये दीर्घ वाला है उकार। तो दीर्घ वाले हैं तब क्या करें? लिखिए कि दीर्घ वाले उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता। तो उकारांत यानी दीर्घ वाले स्त्रीलिंग शब्द, उसके अंत में जो आया हुआ है दीर्घ उ, उसका ह्रस्व उ करना, ऐसे करना। ये दीर्घ उ है
तो ये दीर्घ उ का पहले आपको ह्रस्व उ करना है और बाद में या लगा देना है, बस हो गया बहुवचन। तो दीर्घ उ का ह्रस्व उ कर दे और सॉरी या ए, उसमें ए लगा देना है, ये बहुवचन हो गया। तो ए लगाने से बहुवचन बनता है। देखिए उदाहरण दिए गए हैं ऊपर, वधु तो वधुई, इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है वधु, तो यहां दीर्घ वधु शब्द। तो क्या करना है हमें, पहले ह्रस्व उ करना, तो वधु ऐसे कर देना है पहले और ए लगा देना है, हो गया इसका बहुवचन। फिर लिखा है जू, तो इसका भी बहुवचन ऐसे ही होगा, जुए। तो ये बहुवचन हो गया, जू तो जुए, वधु तो वधुए। ये नियम के अंतर्गत यही करना है, दीर्घ उ का हमें ह्रस्व उ करना है और इसके बाद ए लगा देना है, अर्धचंद्र बिंदी बाद। तो ये नियम 8 हो गया हमारा। अब अगला नियम देखिए कि भाई आकारण स्त्रीलिंग शब्द है, आकारण हमने पहले भी देखे आकारण। तो आकारण स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। देखिए सॉरी औकारान है, आकारान नहीं औकारान। तो औकारान जो शब्द है उसके अंत में हमें ए लगा देना है और तो चंद्र बिंदी बाद। तो ये नियम 9 हो जाएगा, नियम 9। औकार, तो उसमें क्या करना है, अंत में आपको केवल ए अर्धचंद्र बिंदी वाला जोड़ देना है बस। तो औ तो है ही यहां, अंत में औ प्लस आपको ए जोड़ देना है, तो इस प्रकार हो जाएगा। ये तो रखना ही, लेकिन ये जोड़ना। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन होता है, जैसे गौ, बहुत कम शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, तो इसका होगा गौ ए, ये हो गया बहुवचन गौ। क्लियर? तो ये नियम 9 हो गया औकार। समझ में आ रहा है? एक ही उदाहरण है, इसके ज्यादा उदाहरण नहीं, बहुत कम शब्द होते हैं ऐसे स्त्रीलिंग शब्द। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 10। एक वर्ग, पहले लिख लीजिए, नियम लिख लीजिए, बाद में हम समझेंगे। एक वर्ग, दल या समूह का, एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए, वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में, कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। फिर से, एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए
कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, अल्पविराम करते जाना है, गण इसके बाद अल्पविराम, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यानी यहां जो नियम है सबसे अलग और पेचीदे नियम आ गए हैं। देखिए क्या है इसमें कि अलग अलग रूप से होता है, कोई निश्चित नहीं, सब पे अलग अलग लगता है। जैसे प्रजा तो प्रजाजन, तो ये वचन परिवर्तन, एक वचन शब्द है उसके अंत में ये सब लगाते जाना, सबका अलग अलग होगा। पाठक तो पाठक गण, पाठक ये तो सबने बोल दिया, आपने सुनिए ना, पाठक नहीं सुनी, अभी मैंने बताया पाठक सुनाई देता ना, हाँ तो सुनी है आपने, पाठक सुनने, इसका अर्थ होता है पढ़ने वाला, जो पढ़ता है वह पाठक। तो पाठक गण ये बहुवचन होता है, ये लिखते जाना है आपको बहुवचन। देखिए सबका अलग अलग होता है, प्रजा तो प्रजाजन, पाठक तो पाठक गण, लेखक तो लेखक वृंद। जैसे हमारे यहाँ गायक होते हैं तो गायक वृंद, ये बहुवचन है उनका, तो गायक वृंद, लेखक वृंद। मजदूर, मजदूर का बहुवचन होगा मजदूर वर्ग। गुरु तो गुरुजन, तो श्रोता तो श्रोतागण, श्रोता किसे कहते पता है? श्रोता, उसका विरुद्धार्थी शब्द है वक्ता। वक्ता का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। जो वक्ता रहता है वह जो बोलता है उसे बोलते वक्ता, जैसे मैं। और जो सुनते हैं वह श्रोता। कोई कथाकार है, कथा कर रहे हैं तो लोग सुनते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो के लिए श्रोतागण, सुनने वाले जो है वे श्रोतागण, वहां से बोलने वाला वक्ता। तो देखने वाला जो होता है उसे दर्शक कहते हैं, जो देखता है। लेकिन टीवी पर तो दोनों होता है, हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, हम दर्शक भी हैं और श्रोता। तो यहां श्रोतागण, अध्यापक तो अध्यापक गण भी कह सकते हैं, वृंद भी कह सकते हैं, अध्यापक गण अथवा अध्यापक वृंद दोनों सही। शिक्षक तो शिक्षक वर्ग, इसके बाद छात्र तो छात्रगण, कवि तो कविगण। तो ये इस प्रकार यहां बहुवचन हुआ, लेकिन कोई नियम नहीं है, सब पे अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्द लग जाते हैं, किसी में गण लगते हैं, किसी में वृंद लगता है। ये सारे जो शब्द है, गण है, वृंद है, वर्ग है, ये सारे शब्द समूह सूचक है, समूह वाचक। तो ये लगा देने से ही बहुवचन हो जाता है, लेकिन सब पे अलग अलग तरीके से लगते हैं। इसलिए आपको ऐसे शब्द याद रखने पड़ेंगे कि प्रजाजन पाठक गण, छात्र गण, शिक्षक वर्ग, अध्यापक का वृंद भी हो सकता है, अध्यापक गण भी कह सकते हैं, गायक वृंद होता है, श्रोतागण होता है। तो अलग अलग शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहां इतने नियम हो गए। अभी आपको उसमें कार्य करना है, वही बुक में, आपकी जो बुक है उसमें इसके बाद ये चैप्टर में थोड़ी स्पेस या जगह छोड़नी, एक पेज जैसी जगह आपको रखनी भी पड़ेगी। पहले स्वाध्याय की बात कर ले। देखिए कि यहाँ कुछ 5 नंबर के पेज पर स्वाध्याय दिया गया है, वहां लिखा है कि उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। आप नियम सीख चुके हैं, अब आपको वहां नीचे ये स्वाध्याय करना है। देखिए
तो वहां दिए गए हैं कि भाई नदी, कौवा, नदी, इसके बाद किताब, दरवाजे, कला। एक और बात बता दूं, यहां सिर्फ ऐसा ही कहा है कि आपको वचन परिवर्तन करना। आपको यह नहीं कहा गया है कि एक वचन का बहुवचन कीजिए, ऐसा नहीं कहा। स्पष्ट सूचना है कि वचन परिवर्तन कीजिए। इसका मतलब तो यही होता है कि जब आपको कहा जाए कि आपको वचन परिवर्तन करना है, तो हमारे यहाँ दो वचन है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन दिया गया है तो हमें बहुवचन करना है, और बहुवचन दिया गया है तो एक वचन करना है। ये है वचन परिवर्तन। तो ये वचन का परिवर्तन, एक वचन है तो बहुवचन है करना है, और बहुवचन है तब एक वचन करना है। क्लियर? तो यहां जो दिया गया है, कोई कोई एक वचन है, कोई कोई बहुवचन है। जैसे नदी, नदी एक वचन है, हमें इसका बहुवचन करना है। हम सीख चुके हैं कि दीर्घ इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, उसका बहुवचन करने के लिए दीर्घ इकार स्व करके या जोड़ देना है। जैसे ये नदी लिखा है तो नदी दीर्घई वाला है, इसका बहुवचन ऐसे होगा। जैसे सखी का होगा, सखी तो सखिया, हम सीख चुके हैं। तो ऐसे जो नियम सीख चुके हैं उसके अनुसार ये बहुवचन होगा। तो आपके पास नियम लिखे हुए हैं, अब उसके उदाहरण भी है, उस पर से अपने आप ये करना। तो लिख लीजिए, ये अपने आप करने वाला स्वाध्याय, ये नियम 10 पूरा हो जाए उसके बाद लिखना है। तो नदी, फिर किताब, दरवाजे, कला, कौवा, धातुएं, सड़कें और कुत्ता। तो ये सारे जो है, कोई एक वचन है, कोई बहुवचन। बहुवचन है उसका एक वचन करना है, और एक वचन है उसका बहुवचन करना है। क्लियर? और दूसरी